महेश बेटा, हम फिर भी तुमको यही कहेंगे कि तुमको पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहिए था। अरे बाबूजी वैसे भी हम फिर भी तुमको यही कहेंगे कि तुमको पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहिए था। अरे बाबूजी वैसे भी हम कहाँ अच्छे थे पढ़ाई में, और आपके साथ साथ काम करेंगे, 4 पैसे कहाँ अच्छे थे पढ़ाई में, और आपके साथ साथ काम करेंगे, 4 पैसे कमाएंगे तो आपका भी बोझ थोड़ा हल्का हो जाएगा ना। अरे क्या बात कर रहा है बेटा, बच्चे कभी माँ बाप पे बोझ होते हैं क्या? अरे ये तो हमारा फर्ज है तुमको मीना को पढ़ाई लिखाई कराना, भरण पोषण करना। जब हमें पढ़ाई छोड़ने का अफसोस नहीं हो रहा तो आप काहे कर रहे हैं बाबूजी? हाँ, मीना पढ़ाई में अच्छी है, हम दोनों साथ साथ कमाएंगे तो आगे भी अच्छे से पढ़ पाएगी और बहुत कुछ सोचा जा सकता है। ऐसा लगता है कि अब भी क्या बात है, तुमको कंधे पे बैठा के सैर पे ले जाया करते थे। अब तुम इतना बड़ा हो गया कि कंधे में कंधा मिला के चलने लगा। मीना, जरा चाय चढ़ा दे बिटिया, तेरे बाबूजी और भैया आते ही होंगे, तब तक हम दिया जला लेते हैं मंदिर में। ठीक है माई। अरे मीना बिटिया। लो माई, तुमने नाम लिया और बाबूजी और महेश भैया आ गए। बाबूजी डिब्बा दे दो। ये ले, एक कप चाय पिला दे बेटा। चाय चढ़ा दी है बाबूजी। मीना ये ले पैसे। तू बोल रही थी ना कौन किताब लेनी है, आज से किताब कलम जो भी लेना हो हमसे कह देना। हर चीज़ के लिए बाबूजी को परेशान मत करना, ठीक है ना? बस तू अच्छे से पढ़ाई कर। तो बहुत ही खर्चा हुआ कब यह मेरे रंजन भैया? बहुते तो बहुत कम है महेश, बहुते से ज़्यादा हो गया। तो कैसन किए इंतजाम पैसन का? कैसे क्या, कर्जा लिए। अब देखो बिहार में तरह तरह का खर्चा होता है, अब लड़के वाले को भी तो देना पड़ता है कुछ। मतलब अब लेन दारन का चाबुक सर पर। सो तो है, लेकिन हम बहुत खुश हैं कि हमारी बहन का बहुत अच्छे से ब्याह हो गया। और क्या चाहिए हमको? बाकी रहा कर्ज का तो हम और बाबूजी मिलके धीरे धीरे चुकाते रहेंगे। नरेंद्र, हमारे गांव से फोन है बिहार से, तनिक बतिया के आते हैं। हेलो। प्रणाम चाचा जी, महेश बोल रहे हैं। अरे महेश बेटा, कैसे हो? बढ़िया है चाचा जी। सुभाष भैया और भौजी कैसी हैं? और छुटकी मीना? सब बढ़िया है। चाचा जी आपसे एक जरूरी बात करनी थी। वो तो हम समझ गए बेटा, चाचा को ऐसे ही थोड़ा ना याद करोगे। ऐसी बात नहीं है चाचा जी। अरे मजाक कर रहे हैं, बोलो क्या बात है? क्या हमको बम्बई में कोनो काम मिल सकत है? काहे नहीं मिल सकता? अरे बम्बई में मेहनत करने वाले को काम मिल ही जाता है। क्या शहर आने का विचार है का? विचार तो है चाचा जी, यहाँ गांव में मजदूरी करके जो मिलता है शहर में उससे ज्यादा ही मिलेगा ना। सो तो है बेटा, लेकिन तेरे बाबूजी मानेंगे का? आप बात करेंगे तो जरूर मानेंगे। नहीं, हम बात तो कर लेंगे बेटा, लेकिन ऐसे अचानक ऐसे शहर आने का कैसे सूझा? बाबूजी की कमाई से घर चलता है, और मीना की शादी, उसकी पढ़ाई, इन सब चीज़ों के लिए भी तो पैसे जोड़ने होंगे ना। अब हम ज़्यादा कमाएंगे तो बाबूजी का हाथ बटा पाएंगे ना। बात तो पते की है बेटा। आप बात करेंगे ना बाबूजी से? वाह बेटा, चाचा के कंधे पे बंदूक लगा के निशाना लगा रहे हो। कोई बात नहीं, हम बात करेंगे। हो सके तो आज ही बात कीजिएगा। रखते हैं, राम राम। हमको सब मालूम है, सत्या को हमसे बात करने के लिए तुम ही बोले थे ना? जी बाबूजी। हम महेश को कहीं नहीं जाने देंगे, कह देते अभी से। भाई तनी समझने की कोशिश करो, शहर जाएंगे ज़्यादा कमाएंगे, तुम्हारी और बाबूजी की भी मदद कर पाएंगे, और मीना भी अच्छे से पढ़ पाएगी। अरे बम्बई से हमारी पढ़ाई का क्या लेना देना? हम तो यहाँ अच्छे से पढ़ रहे हैं और आगे की पढ़ाई भी स्कॉलरशिप से करेंगे। तू चुप कर बाबूजी, समझाइए ना इन्हें। घर में ज़्यादा पैसा होगा तो सबके लिए अच्छा ही है ना। जो कुछ मिल रहा है उसमें हम खुश हैं, सब कुछ ठीक ही तो चल रहा है, और भगवान आगे भी सब कुछ ठीक ही करेंगे। माई वो तो करेंगे, पर हमें भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। अरे बेटा, बम्बई बहुत दूर है, अब ऐसे ही तुमको कैसे भेज दें? हमको सोच विचार कर लेने दो, फिर हम बताते हैं। बाबूजी हमने सोच विचार करके ही फैसला लिया है, और चाचा जी भी तो वही शहर में काम करते हैं। उनकी बात और है, वो अकेली जान है, न कोई परिवार न कोई जिम्मेदारी है उनपे।
तू अभी इतना बड़ा नहीं हो गया है कि तुझे अकेले शहर भेज दे। अकेले कहाँ माई, हम चाचा जी के साथ रहेंगे। वो बोले हैं हमको नौकरी दिला देंगे, हम जो कमाएंगे सब तुम्हें भेज देंगे। देखो तुम है ना बोले ना हम कि हम सोच विचार के बताएंगे। अब ये बहस खत्म करो। जितना सोचना है सोच लीजिए, लेकिन ये कहीं नहीं जाएगा, ये बात तय है। माई ठीक कह रही है, भैया कहीं नहीं जाएंगे। आखिर महेश ने अपने माँ बाप को मना लिया और वो अपने अरमानों को पूरा करने मुंबई के लिए रवाना हुआ। सलाम नसीम भाई। वालेकुम सलाम। अरे सत्या, क्या हाल है? बिल्कुल सही नसीम भाई, यही है हमारा भतीजा महेश। बड़ा मेहनती लड़का है। महेश के चाचा सत्यपाल ने उसे नसीम कुरैशी के लोहे की ग्रिल बनाने के कारखाने में काम पर लगा दिया। मैंने काम किया है? जी, गांव में मजदूरी करते थे। बहुत बढ़िया। देखो वो सुलेमान है, वो तुझे काम सिखाएगा। शुक्रिया नसीम भाई, कल सुबह से ही भेज देता हूँ इसको। रुक, दे इधर। अबे पेन नहीं, पाना है ये, समझा? देख, इसको ऐसे डाला, घुमाया ताकत लगा के, देख खुल गया ना। अब एक बात को कितनी बार समझाऊंगा तेरे को? हाँ, लगता है तेरा भेजा ना, इसके पेज झीले। जिस दिन दिमाग खराब होगा ना, सारे पेज सही करूंगा तेरे में। चल फटाफट काम कर। अबे बैठा बैठा मुंह क्या देख रहा है? फटाफट हाथ चला। नहीं, मेरा हाथ चल गया बेटा तो ठीक हो जाएगा तू। काम सीखने में महेश को शुरुआत में दिक्कतें आई, लेकिन वो कोशिश करता रहा। उसका इरादा पक्का था, वो कुछ कर दिखाने आया था इस शहर में। महेश गांव से शहर अपनी और अपने परिवार की जिंदगी को बेहतर बनाने का सपना लिए आया था, लेकिन इस बेहतर जिंदगी की ख्वाहिश को हकीकत बनने में वक्त लगने वाला था। दूसरी तरफ महेश के परिवार को इंतजार था अपने बेटे के वापस लौटने का, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये इंतजार का सिलसिला काफी लंबा चलने वाला था। अरे पागल हो गया क्या? अभी धीमी लोकल के लिए मेरे को रुकना पड़ेगा क्या? अरे पता नहीं क्या उल्टे सीधे धंधे करता है तेरा भतीजा। जब तक काम खत्म नहीं होता तू घर नहीं जाएगा, समझा? पहली बार अपनी नजरों से दूर किया है। हम इंतजार करिए। बात हुई महेश से? हाँ हाँ, बात हुई ना। काम पे लग गया है। 2000 रुपए मिलेंगे शुरुआत में उसको। पैसा तो जो भी मिले वो, लेकिन वो तो ठीक है ना। अरे भाई एकदम खुश है, मस्त है अपने चाचा के साथ और काम सीख रहा है। हमें हर वक्त चिंता सताती है उसकी। अरे चिंता उसे भी रहती है इस घर की, हमारी, तुम्हारी। अरे तुमको तो खुश होना चाहिए, समझदार है तुम्हारा बेटा। हाँ, पर पहली बार अपनी नजरों से दूर किया है, वो भी इतने बड़े शहर। जब से वो गया है ना, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अरे जमुना, वो अब बड़ा हो गया है, वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझता है, और अब अगर गया है तो बीच में आएगा ही। ऐसा थोड़ा ही कि हमेशा के लिए चला गया है। देखिए, ऐसी बात बोलिए भी मत। वैसे ही हमारा दिल बैठा जा रहा है। आने दीजिए उसे, खूंटे से भांग के रखेंगे, एक पल भी हमसे दूर नहीं होने देंगे। ए महेश कछुए, कितनी फिटिंग तैयार हुई? और 5 मीटिंग बाकी है सुलेमान भाई। 5? अरे पागल हो गया क्या? 8 बज गए हैं, सुबह 10 बजे डिलीवरी है। हो जाएगा सुलेमान भाई। जब तक काम खत्म नहीं होता तू घर नहीं जाएगा, समझा? जी सुलेमान भाई। पता नहीं किस गधे से पाला पड़ गया है। ए लल्लू,
कब सीखेगा काम? ऐसे होता है काम? यार क्या ये नसीम भाई भी ना, पता नहीं साला किस बात की पगार देता है तुमको। अरे उल्टा मेरे को मिलना चाहिए तेरे को झेलने के लिए। तेरी बात सुन, हाँ इसका काम खत्म हो जाए ना, तब कारखाना बंद करके जाना वापस। क्या सुलेमान भाई, अभी धीमी लोकल के लिए मेरे को रुकना पड़ेगा क्या? अरे यार काय को रोता रहता है तू हमेशा। ध्यान रख इसका, पागल कहीं का। चलता हूँ मैं, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। महेश, हे महेश, अरे 8 बज गए हैं, काम पे नहीं जाना का? उठा, 8 बज गए। 8 बज गया। तुमको तो बहुत तेज बुखार है। पता नहीं इतना कैसे सो गया। अरे महेश, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, किसी डॉक्टर को चल के दिखा लेते हैं। नहीं चाचा जी, हमें बहुत जरूरी काम है। अरे कौनो पहाड़ नहीं टूट जाएगा एक दिन काम पर नहीं जाओगे। गरम स्त्री की तरह शरीर तप रहा है तुम्हारा, आराम करो आज। हमारा जाना बड़ा जरूरी है, हम चलते हैं चाचा जी। राम राम। अरे ऐसा क्या जरूरी है राम। महेश? 12 अप्रैल 2005 महेश को तेज बुखार था, लेकिन वो काम पर जाने के लिए निकल पड़ा और उस दिन वो अपने चाचा के घर पर वापस नहीं लौटा। नसीम भाई महेश कहाँ है? कल रात से घर नहीं लौटा। ये तो मैं तुझसे पूछने वाला था, कहाँ है तेरा महेश? क्या कह रहे हो नसीम भाई? यही सत्या भाई, तुम्हारा जो ये भतीजा है ना महेश, इसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं है। 2 दिन से मिस्टर डी बना घूम रहा है, कारखाने नहीं आया। 2 दिन से? क्या बोल रहे हो आप? अरे उसकी वजह से 2 दिन से 4 ऑर्डर अटके पड़े हैं मेरे। कम से कम बता के तो जाना चाहिए ना। अरे मैंने गलती की भाईजान, जो इसके कहने पे इसके भतीजे को काम पे रखा। यहाँ काम अधूरा पड़ा है, ऑर्डर पूरे करने हैं। अचानक नया कारीगर कहाँ से लाऊं? क्या कह रहे हो नसीम भाई? फारूक भाई, महेश तो रोज सुबह 8 बजे घर से निकल जाता था काम के लिए। हाँ, कल थोड़ा देरी से उठा था वो। अरे आज नहीं, रोज देरी होती है इसको। नवाब साहब 10 बजे से पहले नहीं आते यहाँ पर। अभी देख लो 10 बज गया है, अतः पता नहीं है, शायद आ जाए। अब आएगा भी तो नहीं रखूंगा उसे, निकाल दूंगा, हिसाब कर दूंगा उसका। अरे नसीम भाई, हिसाब कैसा? जो काम आपने सौंपा था मैंने और रियाज ने मिलकर किया है। अब तफरी के कोई पैसे होते हैं क्या? चुप कर सुलेमान, हमें कोई लफड़ा नहीं पालना। हिसाब कर दे उसका। 2000 रुपये महीने में बात हुई थी, 3 हफ्ते के 1500 बनते हैं। पर नसीम भाई महेश, अरे गिनती भूल जाऊंगा यार। ये पकड़, उठा और चलता बन। और एक बात ध्यान रख, आगे से उसे कहीं काम पे रखे तो सोच समझ के रखना। आप लोग ये क्या कहे जा रहे हैं? महेश तो बहुत मेहनती लड़का है। हाँ तो मेहनती है तो रखना अपने भतीजे को अपने पास। हमें किसी बहस में नहीं पड़ना है। ये पैसे उठा और चलता बन। अरे पता नहीं क्या उल्टे सीधे धंधे करता है तेरा भतीजा। हाँ देखो भाई, हम लोग व्यापारी लोग हैं, हमें लफड़ा नहीं चाहिए। अरे भाई, अगर महेश ठीक से काम नहीं करता था या देरी से आता था तो आपको हमको बताना तो चाहिए था ना। अरे ये स्कूल है कारखाना? जो टीचर बनकर उसकी शिकायत करता फिरूंगा तुझसे? अरे भाई जाके सीधा अपने भतीजे से पूछना कि क्या कर रहा है वो। हम बस ये कह रहे हैं। अरे कुछ नहीं, बस जो कहना था, जो बोलना था, बोले था भाई। चलो फोटो यहाँ से, निकलो यहाँ से। अरे आप लोग तो हमारी बात ही नहीं सुन रहे। हम अपने भतीजे को लेके परेशान हैं, वो रात से घर नहीं लौटा है और आप। अरे क्यों दिमाग चाट रहा है भाई? हाँ जाके ढूंढ अपने भतीजे को और पूछ उससे कि क्या कर रहा है वो। अब जा यहाँ से, निकालो उसको, जा।
निकलो सत्यवान निकलो, चलो आओ। ये ले ले, पकड़ पकड़ पकड़, चलता बन। अरे शक्ल क्या देख रहा है, चलता बन। फिर भैया वो आप पर इतना काहे चिल्ला रहे थे? यही बात हमारी समझ में नहीं आ रही। भतीजा हमारा घर नहीं लौटा, हम परेशान हैं और उल्टा वो हम पे ही चिल्ला रहे थे। भैया आप हमारी बात मानिए, आप ना वो गांव में बड़का भैया को फोन लगाइए। हो सकता है महेश को इस शहर नहीं भाया होगा और वो गांव चला गया होगा। नहीं नरेंद्र, उसको गांव जाना होता तो हमको बिना बताए कहाँ जाता। फिर भी हम बात करेंगे सुभाष भैया से। हमको क्या डर लग रहा है मालूम है? कहाँ? कहीं नसीम भाई सही तो नहीं कह रहे, कहीं अपना महेश किसी उल्टे चक्कर में तो नहीं पड़ गया। उम्र ही ऐसी है, कभी कभी बच्चे भटक जाते हैं। भैया जितना सोचेंगे ना उतना चिंता में पड़ेंगे। आप तो गांव में बड़का भैया को फोन लगाइए, महेश वहीं गया होगा। नहीं सत्या, 2 दिन से तो हमारा कोनो बातें नहीं हुआ है महेश से। जब आखिरी बार आपकी बात हुई थी तो कुछ कहा था महेश ने आपसे? नहीं तो, लेकिन ये सब तुम हमसे काहे पूछ रहे हो? कुछ हुआ है क्या महेश को? भैया वो महेश कल सुबह काम के लिए निकला था घर से, अब तक लौटा ही नहीं। का? कारखाने जाके उसके मालिक से पूछे तो वो तो कहते हैं कि 2 दिन से आया ही नहीं। महेश गया कहाँ पे? समझ में नहीं आ रहा है भैया, हमें लगा कहीं गांव तो नहीं चला गया, इसलिए आपको फोन किए हैं। नहीं, यहाँ तो नहीं आया है, और फिर बिना बताए तुमसे वो कैसे जाएगा कहीं? क्या करें? वही सोच रहे हैं भैया कि क्या करें, महेश के पास फोन भी तो नहीं है। सत्या, हमको लगता है कि तुम पुलिस में जाओ और रपट लिखवाओ। अब घबराइए मत, हम जाते हैं थाने। ठीक है, हम भी बम्बई आते हैं। नहीं नहीं भैया, हमारी माने तो आप वहीं रुकिए, क्या पता आज कल में वो गांव लौट आए। आप उसका वहां इंतजार कीजिए, हम बतियाते हैं यहाँ पुलिस से। इंतजार में एक दिन और गुजर गया, लेकिन महेश का कुछ पता नहीं चला। वो अपने गांव भी नहीं लौटा था। महेश के पास कोई फोन भी नहीं था। उससे कांटेक्ट करने का, उस तक पहुंचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। हमने पहले ही कहा था मत जाने दो उसे शहर, अभी इतना बड़ा नहीं है वो। माई तू रो मत, मिल जाएंगे भैया। चलो चलो, ट्रेन का वक्त हो गया है। तुम अपना ख्याल रखना। और हाँ, हमने ज्योति चाची से कह दिया है वो रोज तुमसे मिलने आया करेंगी, लेकिन तुम भी रात को उन्हीं के घर जाके सोना। हाँ, तुम फिक्र मत करो माई, बस भैया को वापस ले आना। साहब, 2 दिन हो गए महेश घर नहीं लौटा, वो अपने गांव भी नहीं गया। तुमने बताया कि महेश के मालिक उसकी शिकायत कर रहे थे, ऐसा क्या करता था? हमको कुछ बताया ही नहीं ठीक से साहब। हमारे हाथ में उसका 3 हफ्ते का पगार थमा दिए और डांट के भगा दिए हमको। मुकेश, नसीम, फारूक और सुलेमान, इन तीनों को उठाओ। 3 हफ्तों से वहां काम कर रहा था, फिर अचानक जाना बंद क्यों कर दिया? जरूर कुछ हुआ होगा। सर साहब हमें क्या पता उसने क्यों आना बंद कर दिया। साहब हमें कुछ नहीं पता, हमें क्यों ले जा रहे हो? साहब बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत काम पड़ा हुआ है साहब। सीधी तरह से नहीं चले तो नुकसान बहुत ज्यादा होगा। चलो साहब महेश की काम चोरी से काम बहुत बढ़ गया साहब। चल। साहब महेश 11 अप्रैल को नहीं आया और ना ही 12 को। मैं सोच ही रहा था कि उसके चाचा से बात करूं, लेकिन 13 को ये खुद आ गया और मुझसे पूछने लगा कि महेश कहाँ है। हम भी तो वही पूछ रहे हैं, महेश कहाँ है? साहब कसम खुदा कि हम लोगों को नहीं पता कि महेश किधर है। आवारागर्दी का शौक था उसे, दिन रात घूमता रहता था इधर उधर। साहब कारखाने में काम कम, खुराफात ज्यादा करता था। सत्यपाल के कहने पर तुमने उसे काम पर रखा था ना? जी साहब, वो सत्यपाल का भतीजा था इसलिए भरोसा किया। सत्यपाल जिस लॉन्ड्री में काम करता है वो हमारे कारखाने के पास ही है, बरसों से जानते हैं उसे। और तुम्हें कारीगर की जरूरत भी थी? जी साहब। तो जब उसने अचानक आना बंद कर दिया तो दिक्कत तो हुई होगी। वो तो साहब महेश जब काम पर होता था तब भी दिक्कत तो होती थी। अब काम में भी ढीला था और टाइम का भी ढीला था। उसके चाचा ने बताया था कि वो सुबह 8 बजे घर से निकलता था काम के लिए, लेकिन साहब कभी 10 बजे पहले पहुंचा नहीं कारखाने वो। तो जब 2 दिन तक महेश नहीं आया तो तुमने सत्यपाल को फोन करके पूछा नहीं? अब साहब हम अपने कस्टमर्स की फिक्र करेंगे या उस गैर जिम्मेदार लड़के की? उस दिन ऑर्डर्स भी काफी थे डिलीवरी के। हाँ सर, 12 तारीख को माल डिलीवरी करना था वापी में, और मैंने महेश से बोला भी था कि सुबह 8:30 बजे आ जाना डिलीवरी के लिए, लेकिन वो तो आया ही नहीं। साहब वो उस दिन सुबह 8 बजे उठा था, हम खुद उठाए थे उसे। बीमार था लेकिन फिर भी काम पे जाने के लिए निकला।
बोल रहा था बहुत जरूरी काम है। नहीं चाचा जी, हम चलते हैं, हमारा जाना जरूरी है। राम राम चाचा जी। कैसे ये कह के निकल गया? हाँ लेकिन कारखाने तो नहीं पहुंचा ना। वो साहब, उसके बाद मैंने 9 बजे तक उसका इंतजार किया, फिर मैं खुद ही गाड़ी लेकर निकल गया डिलीवरी करने के लिए। साहब हम हमारे भतीजे को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत मेहनती लड़का है, वो ईमानदार है। वो यही कह के निकला था कि काम पे जा रहा है, हमसे काहे झूठ बोलेगा साहब वो? तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? साहब भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। बहुत बड़ी गलती की जो इसके भतीजे को काम पे रखा। साहब महेश को जब पहली बार देखा था तभी समझ गया था ये लड़का किसी बुरी संगत में है। ये एक दिन फंसेगा भी और हम लोगों को फंसाएगा भी। नसीम भाई तो बहुत दिल वाले आदमी, उसकी हर गलती को नजरअंदाज कर देते थे। जब वो पहले दिन आया ना साहब, तभी मैंने बोला था ये लड़का ना तो काम जानता है ना काम सीखने की नियत रखता है, इसे निकाल दो। लेकिन आप नसीम भाई ने बोला कि नहीं, धीरे धीरे सीख जाएगा। कैसे फंसा के निकल गया हम लोगों को। साहब मैं और मेरे पार्टनर फारूक बरसों से एक कारखाना चला है, बहुत इज्जतदार लोग हैं। अब आप ही सोचे भला हम क्यों झूठ बोलेंगे? फौजी कह तो रहे हैं खोजेंगे महेश को, पर कितना समय लगेगा कुछ कह नहीं सकते। देखिए हम कह रहे हैं आपसे, उसके सेठ झूठ बोल रहे हैं। हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि बिना बताए वो कहीं कैसे जा सकता है। सर, नसीम कुरैशी और फारूक सिद्दीकी दोनों के फोन रिकॉर्ड चेक किए, लेकिन कुछ भी अटपटा नजर नहीं आया। और सर 12 अप्रैल को पूरा दिन वो अपने कारखाने पर ही थे। और उनका वो कारीगर सुलेमान, उसके रिकॉर्ड से कुछ मिला? सर जैसा कि ये लोग कह रहे थे, सुलेमान 12 अप्रैल को वापस गया था डिलीवरी करने, और रिकॉर्ड से ये बात कंफर्म होती है। और वो उसी रात मुंबई वापस लौटा था। और करीब शाम को 7:30 बजे नसीम को एक लैंडलाइन नंबर से फोन आया था, मनोर से। मनोर से? बुलाओ नसीम को, उसी से जानते हैं कि इसका फोन था। और फारूक और सुलेमान को भी लेके आओ। जी साहब, वो फोन मैंने ही किया था। वो वापिस से लौटते टाइम साहब मैं मनोर में रुका था चाय नाश्ते के लिए एक ढाबे पे, तो वहीं से फोन किया था। पब्लिक फोन से किया था? जी साहब। क्यों, तेरे पास मोबाइल है ना? साहब वो बैलेंस खत्म हो गया था तो इसलिए पीसी से किया। फोन क्यों किया था? हेलो, अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई, सुलेमान बोल रहा हूँ। हाँ सुलेमान बोल, डिलीवरी हो गई ठीक से? हाँ भाईजान हो गई। वो भाईजान अभी मनोर में हूँ, तो मैं क्या सोच रहा भाईजान, बहुत थक गया हूँ तो सीधा घर निकल जाता हूँ यहाँ से। कल सुबह गाड़ी लेकर आ जाऊँ। भाईजान वो इधर बहुत ट्रैफिक है ना, तो कारखाने आते काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है चला जा। हाँ कल सुबह टाइम से आ जाना। बस साहब यही पूछने के लिए फ़ोन किया था। साहब ये सही कह रहा है। साहब आप कब तक हमें ऐसे बुलाते रहेंगे सवालात करने के लिए? काम में ध्यान देना मुश्किल हो गया है, मोहल्ले में रहना मुश्किल हो गया। अब हम लोग इज्जतदार लोग हैं। आपके लोग जब हमें लेने के लिए आते हैं तो 4 किस्म की बातें होती हैं, वहाँ पर बड़ी बदनामी हो रही है। हाँ साहब, मोहल्ले में लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं, शक करते हैं हम पे। साहब बहुत तकलीफ होती है। थोड़ी तकलीफ तो सहनी पड़ेगी। एक लड़का गायब हुआ, उसके माँ बाप उसे ढूंढने के लिए गाँव से यहाँ आए। उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है तुम तीनों के खिलाफ कि तुमने उसके बेटे को अगवा किया। बेबुनियाद इल्जाम है साहब। उसे अगवा करके हमारा क्या फायदा होगा? और उसके माँ बाप को तो हम लोग जानते तक नहीं। आप ही जरा सोचिए साहब, हमको उससे फायदा हो सकता है या उनको हमसे? हो सकता है फिरौती का मामला ना हो, लेकिन कुछ बात तो जरूर है। मुंबई में महेश के 2 ही ठिकाने थे, एक उसके चाचा की खोली, दूसरा उसके मालिक का कारखाना। उसके चाचा के मुताबिक वो सुबह 8 बजे काम पर जाने के लिए निकला, लेकिन नसीम, फारूक और सुलेमान तीनों इस बात से इनकार कर रहे हैं। सर उस कारखाने में एक और बंदा काम करता है, रियाज, शायद वो कुछ जानता हो। उठाओ उसे और चेक करो कि वाकई 12 अप्रैल को सुलेमान डिलीवरी करने के लिए वापस गया था या नहीं। राइट सर। साहब 12 अप्रैल को 11 के आसपास मैंने कारखाना बंद किया था। फारूक और नसीम पूरा दिन कारखाने पर ही थे? हाँ साहब, वो दोनों तो उधर ही रहते। वो लोग भी
कारखाने को बंद करने के बाद ही बाहर निकलते हैं। फिर तू कहाँ गया? साहब अपन भी अपने घर जाएंगे और कहाँ। सुलेमान भी साथ था ना तेरा? सुलेमान नहीं साहब, वो तो सुबह सुबह डिलीवरी के लिए निकल गया था ना, वापी के लिए। सुलेमान के साथ कोई और भी था? सर पता नहीं, ऐसा तो कुछ ध्यान नहीं है। अंदर तो सिर्फ सुलेमान ही आया था। उसने कहा कि वो सामान लेकर आया है। मैंने बोला ठीक है, जहाँ हमेशा रखता है वहाँ रख दे। तो उसने सामान गोडाउन में रखा और मैंने उसे रसीद दे दी। अब उसके साथ कोई आया था या नहीं, ऐसा तो कुछ याद नहीं। आपके स्टाफ में कोई तो होगा जिसने देखा? नहीं सर, स्टाफ तो वैसे ही कम है और काम बहुत ज़्यादा है। अब रोज़ कोई ना कोई डिलीवरी आती रहती है। अब कौन किसके साथ आया होगा, ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है। हाँ साहब, याद है मेरे को। नसीम सेठ ने बोला था कि सुलेमान सवेरे आएगा। मेरे को लगता है शायद उसने सेठ को फ़ोन किया था। देख रियाज, मालिक से वफादारी निभाने के चक्कर में अगर तू कानून से दगाबाजी करेगा तो बुरा फंसेगा। काय मैं खुदा कसम साहब, मेरे को नहीं मालूम वो लड़का किधर है। मैंने तो उसको 2 दिन से देखा भी नहीं। पर साहब बहुत लापरवाह है वो लड़का, अपनी उम्र से बहुत तेज है वो। सर 12 तारीख को सुलेमान डिलीवरी करने वापी गया था, ये बात कंफर्म होती, लेकिन उसके साथ कोई और भी था या नहीं ये पता नहीं चला। समझ में नहीं आ रहा ये महेश अचानक कैसे गायब हो गया। कुछ तो हुआ हो, कोई तो वजह हो। महेश के चाचा सत्यपाल और पिता सुभाष रोज पुलिस स्टेशन आते अपने बेटे के बारे में पूछने। नसीम कुरैशी, फारूक सिद्दीकी और सुलेमान अंसारी को कई दफा सवाल जवाब करने के लिए थाने बुलाया गया। तीनों इस सवालों के सिलसिले से परेशान हो गए थे। दिन बीतते गए लेकिन महेश की कोई खबर नहीं मिली। सत्या, अब हमको जाना होगा। सारा काम धाम छोड़ के कितने दिन यहाँ पड़े रहेंगे, और ऐसे भी मीना वहाँ अकेली पड़ी है। पड़ोसियों के भरोसे कितना दिन छोड़े उसको। समझते हैं भैया, हमको बहुत बुरा लग रहा है। हमारे भरोसे आप महेश को यहाँ भेजे थे और हम उसे संभाल नहीं पाए। ऐसा मत सोचो, इसमें तुम्हारी क्या गलती है। देखो हम जा रहे हैं, लेकिन तुम थाने जा के समाचार लेते रहना। हमको पूरा भरोसा है कि तुम एक न एक दिन महेश को गांव लेके जरूर आओगे। सत्या, हम इंतजार करेंगे। भाऊजी, भैया हम वादा करते हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे महेश को ढूंढने में। हमारा भी बेटा है वो, उसका पता हम जरूर लगा कर ही रहेंगे। सर, ये सत्यपाल रोज थाने चला आता है। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं ये महेश कहाँ चला गया और क्यों। सर, महेश की फोटो आसपास के पुलिस स्टेशन भिजवा दी है। उसके मालिक नसीम और फारूक और कारीगर सुलेमान और रियाज, इनके पीछे खबरें भी लगाए हैं, लेकिन किसी की भी हरकत शक करने लायक नहीं। सब नॉर्मली अपना काम कर रहे हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना। महेश सिर्फ 15 साल का है, शहर पहली बार आया था। क्या वाकई किसी बुरी संगत में पड़ गया होगा जैसा उसके मालिक बता रहे हैं, या फिर कोई बहला फुसला के उसे अपने साथ ले गया हो? सर, अगर ऐसा हुआ है तो वो मुंबई के काफ़ी दूर होगा, क्योंकि यहाँ की छोटी मोटी सभी गैंग से बड़ी सख्ती से पूछताछ की, लेकिन महेश के बारे में कुछ भी सुनने को नहीं मिला। कोशिश जारी रखो मुकेश, शायद कुछ पता चल जाए। सत्यपाल ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वो अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। जगह जगह अपने लापता भतीजे के पोस्टर्स लगा रहा था। वहां महेश के पिता भी बेचैन थे अपने बेटे के बारे में जानने के लिए।
महेश की मां रोज बेटे की सही सलामत वापसी के लिए प्रार्थना करती है। बहन मीना भी हर शाम बेताबी से अपने भाई के आने की राह देखती है, इस उम्मीद में कि कभी उसे अपने भाई के बारे में कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। इंतजार मानो इम्तिहान ले रहा था महेश के परिवार का। कुछ और महीने गुजर गए, लेकिन महेश की कोई खबर नहीं मिली। पुलिस भी महेश के मालिकों से लगातार सवाल जवाब करती रही, इस उम्मीद में कि कभी कोई ऐसी जानकारी हाथ लगे जो इस केस को एक दिशा दे सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और जो हुआ उसने इस केस को एक अलग मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। आप कहीं जा रहे हैं क्या? कुछ काम है। ऐसे अचानक? और जा कहाँ रहे हैं? कुछ दिनों में लौट आऊंगा। पर जा कहाँ रहे हैं, कुछ तो बताइए। सुनिए ना, सब खैरियत तो है ना? ऐसे कहाँ जा रहे हैं बिना बताए? वो कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे बहुत घबराहट हो रही है, आप मेहरबानी करके बताएंगे कहाँ जा रहे हैं? घबराओ मत तहसीन, बस मेरी हिना का ख्याल रखना। चलता हूँ, खुदा हाफिज। सुनिए सुनिए तो। फोन क्यों बंद है नसीम का? और है कहाँ वो? अब और कुछ पूछना बाकी है सर? उल्टे सवाल मत कर, जो पूछा उसका जवाब दे। नसीम कहाँ? पता नहीं सर, बस इतना पता है कि बहुत परेशान है, और सही भी है। तंग आ गया था रोज रोज खाने के चक्कर लगाकर। जब जीजा उठा के लेके गया थाने। बातें मत बना, जो पूछा उसका जवाब दे। पता नहीं साहब, उसकी पत्नी भी 3 दिनों से यही सवाल कर रही है। समझ भी नहीं आ रहा कि भाभी जी ने को क्या जवाब दे। तू उसका दोस्त भी और पार्टनर भी, उसने तुझे नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है? उसने अपनी पत्नी को नहीं बताया तो मुझे क्या बताएगा? बस इतना जानता हूँ कि दोस्तों से बहुत ज्यादा परेशान था, बहुत जिल्लत महसूस कर रहा था, शायद इसीलिए चला गया कहीं। फोन भी बंद कर दिया। तो अल्लाह से यही दुआ है कि जहां भी रहे सुकून से रहे, कुछ गलत नहीं करे अपने साथ। नसीम के फोन रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? सर, इस नसीम का फोन 3 रात पहले से, जब से वो घर से निकला है, स्विच ऑफ ही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि महेश के बारे में कुछ जानता था? हो सकता है सर, उसका पार्टनर फारूक कह रहा था कि पुलिस की पूछताछ से तंग आकर नसीम कहीं चला गया। पूछताछ तो अब भी होगी। रोज एक कांस्टेबल नसीम के घर पे भेजो, फरार डिक्लेयर करो उसे। देखता हूं कब तक छुप के बैठता है, कभी तो घर वापस आएगा। मगर उस दिन के बाद नसीम के बारे में कभी कोई खबर नहीं मिली, और ना ही महेश के बारे में कुछ पता चला। महेश के चाचा पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते रहे। वक्त गुजरा, ऑफिसर्स के तबादले हुए, दिन महीने और महीने साल में तब्दील हो गए, लेकिन महेश का केस ज्यों का त्यों रहा। महेश के परिवार का इंतजार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब महेश को लापता हुए 10 साल गुजर चुके थे, लेकिन वक्त का पहिया एक बाप की उम्मीद को कुचल नहीं पाया था। वो अब भी आस लगाए बैठे थे कि एक दिन उनका बेटा घर जरूर लौटेगा। उम्मीद की एक लौ उसकी मां के सीने में भी जल रही थी, जो 10 सालों से अपने बेटे की सलामती की कामना कर रही थी। एक बहन ने राखियों में बचपन के उन सालों को संजो कर रखा था जो उसने अपने बड़े भाई की कमी महसूस करते हुए जिए थे। उसे उम्मीद थी कि एक दिन उसका भाई लौटेगा और उसके साथ साथ उसके घर की खुशियां भी लौटेंगी। दूसरी तरफ नसीम की बीवी तहसीन और बेटी हिना भी दुआ कर रहे थे अपने शौहर और अपने अब्बू के सलामत लौटने की। इन सालों में सुलेमान और रियाज की जिंदगी आराम से कटती रही। फारूक अब अकेला मालिक था। उसकी निगरानी में कारखाने का काम बिना किसी रुकावट के जारी रहा। महेश के चाचा सत्यपाल कहने को तो अपनी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में इंतजार और अपने भतीजे की वापसी की उम्मीद अब भी झलक रही थी। वक्त गुजरता है, चीजें बदलती हैं, हालात करवट लेते हैं, लेकिन अपनों का इस कदर अचानक जिंदगी से गायब हो जाने का दर्द हमेशा बरकरार रहता है। एक लंबा इंतजार, एक सूनापन,
जिंदगी का अटूट हिस्सा बन जाता है। कमिंग सर। आओ राजन। अभी तक जितने भी अनसॉल्व केसेस मैंने देखे उनमें से ज़्यादातर रॉबरी के हैं। सर मैं जो रिकॉर्ड्स चेक कर रहा था उनमें से मुझे एक मिसिंग केस की फाइल मिली है जो अब तक सॉल्व नहीं हुआ है। मिसिंग केस? जी सर। कब का है? सर 2005 का। 10 साल हो गए लेकिन अब तक सॉल्व नहीं हुआ है। 10 साल? जी सर। और जितने भी अनसॉल्व केसेस हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा पुराना है। महेश सिंह 15 साल का था जब 12 अप्रैल 2005 को लापता हुआ, और इस केस का एक सस्पेक्ट नसीम कुरैशी जो महेश सिंह का मालिक भी था वो भी 29 मई को गायब हो गया। इसमें लिखा है कि वो फरार है। मैंने पूरी फाइल पढ़ी है सर। ये महेश का चाचा सत्यपाल 2013 तक पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाता रहा इस केस की प्रोग्रेस जानने के लिए। इसमें यह भी लिखा है कि नसीम कुरैशी का पार्टनर फारूक और उनके 2 वर्कर सुलेमान और रियाज से भी पुलिस ने क्वेश्चनिंग की थी, लेकिन ये चारों अपने स्टेटमेंट्स पे अड़े रहे। इन चारों के स्टेटमेंट्स एक जैसे हैं। जी सर। इनफैक्ट नसीम के पार्टनर फारूक के हिसाब से तो ये रिपीटेड क्वेश्चनिंग ही उसके फरार होने की वजह है। बैठो सर। राजन 10 साल से एक बंदा गायब है, इनफैक्ट 2 बंदे गायब हैं और किसी को पता ही नहीं कि उनके साथ क्या हुआ। और ये लड़का महेश तो सिर्फ 15 साल का था। सर मैंने इसके चाचा की स्टेटमेंट पढ़ी है। ये महेश बिहार के गरीब परिवार का लड़का है। बिहार से मुंबई कुछ पैसे कमाने आया था ताकि अपने परिवार की मदद कर सके। हो सकता है इसका परिवार आज भी इसका इंतजार कर रहा हो। सिर्फ एक परिवार ही नहीं, इंसाफ को भी इंतजार होगा इस केस के सॉल्व होने का, और हम पूरी कोशिश करेंगे इस केस को क्लोजर दे सकें। सर पूरे 10 साल हो गए हैं, लेकिन टीवी सीरियल की तरह इस केस से जुड़े लोगों में कुछ ज़्यादा नहीं बदले हैं। सुलेमान अंसारी अभी भी उस कारखाने में काम करते हैं। शादी हो चुकी है, एक बीवी है, 2 बच्चे हैं। नसीम के जाने के बाद फारूक अकेला मालिक है उस कारखाने का। हाँ, लेकिन सुना है कि वो नसीम के घर पर हर महीने पैसे भेजता है। नसीम की बीवी और उसकी बेटी अभी भी उसी घर में रह रहे हैं। अच्छा, ये महेश का चाचा सत्यपाल ये अभी भी यही है? हाँ, चाचा भतीजे के इंतज़ार में कुछ जल्दी बूढ़ा हो गया, लेकिन काम अभी भी उसी लॉन्ड्री में करता है। नसीम के बारे में कुछ पता चला? इतने सालों में कभी तो कोशिश की होगी उसने अपने परिवार से मिलने की। सब पूरे 1 हफ्ते से नज़र रख रहा हूँ, पर ऐसा कुछ सामने निकल कर नहीं आया। सर सब जानते हैं कि केस ठंडा पड़ चुका था। अगर नसीम चाहता तो लौटकर अपने परिवार के पास वापस आ सकता था। शायद उसे कहीं दूर भेज दिया गया हो जहाँ से वो लौट ही ना सके। सर नसीम के पार्टनर फारूक के हिसाब से वो पुलिस की रिपीटेड क्वेश्चनिंग से परेशान था। तंग आ गया था रोज रोज थाने के चक्कर लगाकर, जब जीचा उठा के लेके गया थाने। लेकिन उसकी बीवी ने अपनी किसी बात में ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। हो सकता है नसीम को महेश के गायब होने की वजह पता हो और यही जानकारी उसके गायब होने की वजह बन गई। कई साल पहले बेंगलुरु में भी ऐसे ही केस हुआ था। एक औरत गायब हुई, उसकी बेटी ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई, लेकिन काफ़ी समय तक पता ही नहीं चला उस औरत के बारे में। लेकिन 4 सालों के बाद पता चला कि वो औरत मिसिंग नहीं है, मर चुकी है। उस औरत के बॉयफ्रेंड ने उसे मारकर उसी के घर आंगन में दफन कर दिया था। तो आपको लगता है कि नसीम मर चुका है, मारा जा चुका है? हो सकता है, लेकिन ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो महेश के बारे में क्या जानता था। लेकिन एक बात को लेकर मैं काफी श्योर हूं, महेश का गायब होना और नसीम का फरार होना, ये दोनों वारदातें कनेक्टेड हैं। सर महेश के केस में सभी हॉस्पिटल्स को चेक किया गया था, सभी पुलिस स्टेशन में उसकी फ़ोटो भेजी गई थी, उसका कोई पता नहीं चला। लेकिन नसीम के केस में ऐसी कोई तहकीकात हुई नहीं, ना ही उसकी बीवी से तफसील में कोई बातचीत हुई। क्योंकि आर.के. मार्ग पुलिस को ये लगा कि नसीम फरार हो चुका है और वो इस इंतजार में बैठे रहे कि एक दिन थक हार के खुद ही वापस आ जाएगा, इसलिए उसे ढंग से ढूंढने की कोशिश ही नहीं हुई। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि नसीम महेश के गायब होने की वजह से वाकिफ था और पूरे चांसेस हैं कि नसीम के कारखाने का कोई ना कोई आदमी इसमें शामिल है। सर अगर ऐसा है तो एक ज़बरदस्त फील्डिंग लगाते हैं इस फारूक, सुलेमान और रियाज पर। कोशिश करके देख सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई लीड मिलेगी।
लीड हमें नसीम के मिलने पर ही मिलेगी, अगर वो जिंदा है तो। राजन, नसीम को ढूंढना शुरू करो, लेकिन उसके कारखाने के किसी आदमी को हाथ मत लगाना। ये काम बड़ी होशियारी से होना चाहिए सर। और नसीम की फोटो नेशनल डेटाबेस पे भी डालो। 10 साल पुरानी सही, लेकिन अंदाजे के लिए काफी है सर। एक सही सुराग मिला ना राजन, फिर देखना ये 10 साल पुराना अनसॉल्व केस कैसे सॉल्व होगा। क्या वजह थी नसीम कुरैशी के अचानक इस तरह अपना घर परिवार छोड़कर चले जाने की? क्या हुआ था उस दिन महेश के साथ जिसके कारण वो कभी अपने घर नहीं लौट पाया? क्या 10 सालों के बाद इन सवालों के जवाब मिलने वाले थे? क्राइम ब्रांच की एक डिटरमाइंड टीम इन सवालों के जवाब ढूंढने में जुट गई। महेश और नसीम के परिवार की तरह पुलिस भी इस केस को एक क्लोजर देना चाहती थी। एक दशक तक अनसॉल्व रहे इस केस को एक नतीजे तक पहुंचाना चाहती थी। 10 साल हर लिहाज से एक लंबा अरसा होता है, लेकिन सवालों के भंवर में उलझे इस केस के जवाब जानने के लिए हमें इंतजार करना होगा कल रात 11 बजे तक का, इस केस के दूसरे और आखिरी भाग। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.